हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। क्या होता है? लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? अगर का किण्वन अंगूर का किण्वन हो जाता है तो क्या होता है? भोजन पकाया जाता है तो कैसे पकता है? हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है तो कैसे पचा लेता है? हम सांस लेते हैं तो वो कैसे लेते हैं? ये सारा जानना है इसमें, इन सारे चैप्टर्स में। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। सही बात है। कैसे? क्योंकि जब दूध को गर्मी में छोड़ दिया जाए 36 डिग्री टेम्परेचर पे, 45, 42, 49 डिग्री टेम्परेचर पे, तो वो दूध फट जाता है, ज़्यादा समय नहीं रह पाता है। अपेक्षा ठंडे के मौसम में सुबह का दूध शाम तक रह जाता है, पर वही सुबह का दूध शाम तक नहीं रह पाता है समर्स में, मीन्स गर्मियों में के दिनों में ये होते हैं। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जी हाँ, आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या ही है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या फिर नहीं? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं, मतलब कुछ हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ हम लोग काम करते हैं, कैसा किस तरह से अभिक्रियाएं हो रही हैं। चित्र 1.1 को देखें अभी हम, तो क्या है? मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा करना। जी हाँ, लेफ्ट साइड में देखेंगे, यहाँ पे बर्नर है, चिमटा से पकड़ा हुआ है मैग्नीशियम रिबन को, और वो जो मैग्नीशियम रिबन है वो वॉच ग्लास में इकट्ठा हो रही है। उसका जल करके जो उसका राख है वो नीचे आ रहा है वॉच ग्लास में, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। क्रियाकलाप 1.1 कुछ ऐसा करना है कि सावधानी बरतना इन बातों का है कि इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। जी हाँ, आप इस कार्य को करने के लिए शिक्षक जी का ऐसा साथ होना ज़्यादा आवश्यकता है, उनका सहयोग लेना ज़्यादा ज़रूरी है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन लें तो उचित होगा। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा रीड ऐसा है तो ऐसा हो सकता है कि उड़ सकते हैं तो आंखों में आ सकते हैं, ये मैग्नीशियम है तो ठीक है, चीज़ें थोड़ा सेफ्टी ज़्यादा प्रिकॉशन लें तो बेहतर है। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। वो रेगमाल क्या है? वो रेगमाल वही है जो कि रेत का जो होता है, आप जंग छुड़ाते हैं, उसी को कहा जा रहा। रगड़ के साफ कर लीजिए ताकि उस पर जमी हुई परत होगी वो हट जाएंगी और एक तुरंत ऐसा रिएक्ट करेंगी। इसी चिमटे से पकड़कर स्प्रेट लैंप या फिर बर्नर से इसका दहन करिए, मीन्स इसे जलाइए तथा इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है। सही बात। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आँखों से यथासंभव दूर रखिए, क्योंकि आपकी आंखें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप अपनी आंखों से इन्हें थोड़ा दूर ही रखें तो बेहतर है, उचित है। आपने क्या प्रशिक्षण किया? जी हाँ, आपने क्या प्रशिक्षण किया?
आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रेवन का दहन होता है, श्वेत लौ के साथ दहन होता है, जलता है तो श्वेत लौ से जलता है, श्वेत लौ से मैग्नीशियम रेवन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जी हाँ, इनकी जो एश एस होते हैं, ASH, एस मीन्स राख, जो ये होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो हो जाते हैं सफ़ेद मीन्स श्वेत चूर्ण होते हैं। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। जी बिल्कुल, क्योंकि मैग्नीशियम का रेवन था जो जलाया गया। जलाया कब जा सकता है, किन की मदद से आग को जलाया जा सकता है, ऑक्सीजन को, क्योंकि हमारे यहाँ वायुमंडल में ऑक्सीजन मौजूद है, इसीलिए जलाया जा सकता है। अगर हम इसी चीज़ को मैग्नीशियम का रिबन लें और चंद्रमा पे जलाएं तो नहीं जल सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं है, और एक्चुअली वहाँ का एटमॉस्फेयर ही नहीं है, वहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है, इसलिए हम अगर वहाँ जलाएंगे भी ना तो नहीं जलेगा, नहीं जल सकती हैं चीज़ें वहाँ कुछ भी, क्योंकि ऑक्सीजन भी नहीं है, कुछ नहीं है, एटमॉस्फेयर ही नहीं है, कोई कोई लेयर ही नहीं, एटमॉस्फेयर ओजोन लेयर ही नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं, पेड़ पौधे भी तो नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ, तो वहाँ जल ही नहीं सकते हैं। जलने के लिए ऑक्सीजन का ज़रूरी होता है। तो ये मैग्नीशियम रिबन था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, सो दिस इज कॉल्ड एस। ओके, ये जो राख हो गए हैं ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अवक्रिया के कारण यह बनता है। ये हो गया इसका जवाब। किनका जवाब? आपने क्या प्रशिक्षण किया तो उनका जवाब ये नीचे थे 3 लाइनों में। क्रियाकलाप 1.2, एक परख नली में लेड सीसा। 1 मिनट, उसे पढ़ने से पहले हम लोग ये वाइट वाले पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है, चित्र 1.2 को देखते हैं तो क्या होते हैं इनमें कि दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया से मीन्स रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस का निर्माण। जी देखते हैं, ऊपर में कॉर्क लगा हुआ है। कॉर्क कैसे होते हैं? रबर के हो सकते हैं, ठीक है, और जिनसे एयर पास नहीं हो पाएंगे वो कॉर्क है। या फिर बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन का जो कॉर्क होता है, ठीक है, वैसा कॉर्क है रबर का थोड़ा। और ये हो गए कांच, जिसमें बीच में एक कांच डाल दी गई है, कांच की नली डाल दी गई है, जिससे वो गैस जो निकलेंगी पूरे मुंह से नहीं निकलकर एक कांच की नली से वो निकलेंगी। तो एक कांच की नली है और यहाँ पे दिखाया जा रहा है हाइड्रोजन गैस ऊपर की ओर जा रही हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रही है, मतलब उड़ रही हैं। संक्वाकर फ्लास्क इसको कहते हैं हम लोग। ये जो फ्लास्क है, जो बर्तन है, जो कंटेनर है, इस तरह का बना हुआ कि ऊपर में एक नली जैसा है, फिर ऊपर से नीचे तरफ आते हुए उसका वाइड बढ़ रहा है, और नीचे में जिस तरह का उसका क्या कह सकते हैं, पेंदा, वो उस तरह का है। तो ऐसे जो बने हुए कंटेनर होते हैं उसका नाम कहते हैं संक्वाकर फ्लास्क। जी हाँ, इन तरह फ्लास्क हम लोग उसे कहते हैं जो कि शीशे से बने हुए होते हैं और लंबे सिलेंडर की तरह जैसे होते हैं, तो इसीलिए इसका नाम है संक्वाकर फ्लास्क। और यहाँ पे फिर देखेंगे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, दानेदार जस्ता भी है, नीचे में दानेदार जस्ता है जो कि नीचे है, क्योंकि ग्रेविटी होती है इसमें, तो ऐसा क्या है, भारी होने के कारण नीचे है। अब हम लोग पढ़ते हैं, ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रशिक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जी हाँ, कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल है और दानेदार जस्ता है। मीन्स जस्ता हो गया मीन्स जिंक, Zn, ओके, और सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4,
ओके, H2SO4 प्लस Zn जिंक सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस ऊपर निकल जाएंगी, ऐसा होगा इसमें। तो यहाँ पे क्या है कि ऊपर दिए गए तीनों अभिक्रियाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रशिक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन मीन्स जिस तरह के पहले थे अब वो उस तरह के नहीं हैं। रंग में परिवर्तन, इनका जो रंग है वो बदलाव हो चुकी हैं। और जो अवस्था था, पहले पानी थे और एक जिंक था जो सॉलिड था। अब जो चीज़ें हो चुकी हैं कि जिंक सल्फेट जो बनेंगी, उनका जो स्टेट होगा, जो उनका स्थिति होगा कि वो द्रव्य में है, कि वो ठोस में है, कि वो गैस में है, वो बदलाव होगा। पहले कोई भी हवा नहीं थी, कोई भी गैस नहीं थी, पर ये अभिक्रिया होने के बाद क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का ना ऐसा निकल रहा है, तो ये हो गया ना परिवर्तन हो गया। तो ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है फिर तीसरा, गैस का निकास अथवा अथवा उत्सर्जन मीन्स जन्म ले रहा है, कोई गैस जन्म ले रहा है। तो यहाँ पे कौन सा गैस जन्म ले रहा है, जब जिंक का सॉलिड है डाल दिया गया है एक फ्लास्क में और सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया गया है, वो पूरा जो पानी ऐसा दिख रहा है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें जिंक डाल दिया गया है। जिंक डालने से क्या हो गया, और उसमें कॉर्क लगा करके, अगर कॉर्क हम लोग नहीं भी डालते और फिर भी डाल देते तो पूरा ज़्यादा मुंह से निकलता, वो हाइड्रोजन गैस ऊपर की ओर जाता। ओके, पर वही है कि वो हाइड्रोजन गैस जब ऐसा है कि निकाला जाए तो एक हम लोग उसे ना सेपरेट कर लेंगे किसी कंटेनर में, या फिर ऐसा किसी भी चीज़ों में हम लोग इकट्ठा कर लेंगे। इसीलिए एक क्या कह सकते हैं, कांच की नली डाल दी गई है और बाकी जगह से स्पेस भर दिया गया है कि उस तरफ से ना निकल सके। बात ऐसा। तापमान में परिवर्तन, पहले ये हो सकता है कि सारे ठंडे ही होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड है तो थोड़ा गर्म हो सकता है। फिर जिंक था तो उसमें कोई गर्म नहीं है, पर ये दोनों जिंक के डाल देने से क्या हो गया, उसमें अब हो सकता है कि ऐसा कि उसमें गर्म उत्पन्न हो। जैसे कि चूने को अगर हम पानी में डाल देते हैं तो क्या होता है, गर्म होने लगती है। जब पुचाड़ा होने लगती है घरों में दिवालियों के समय पे, तो क्या होते हैं, चूना अगर हम छूते हैं, पहले का जो एक चूने का ऐसा है तो ठंडा है, पानी भी ठंडा है, पर चूने को अगर पानी में डाल दिया जाए तो क्या होता है, गर्म होने लगती है, और वो कंटेनर भी और पानी भी वो सारा। तो यही बात है, तापमान में परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। जी बिल्कुल, इस अध्याय में वो इस तरह से ले सकते हैं, क्योंकि जैसे अभिक्रियाएं हो रही हैं, हम लोग एक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो अगर केमिस्ट्री से हटते हैं तो क्या लेते हैं कि हम लोग जब रोटी खाते हैं, अगर रात को रोटी बच जाती है तो सुबह खाते हैं तो उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। सुबह में खाया हुआ चावल का टेस्ट डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू उसी चावल को 12 बजे रात को खाया जा रहा है। या ऑफ कोर्स उस टेस्ट में डिफरेंट हो रहे हैं। क्योंकि उनमें बैक्टीरियाज आ रहे हैं और उन बैक्टीरिया को हम लोग नेकेड आई से देख नहीं सकते, पर उन्हीं चावलों को जब खाना तुरंत बने हुए हैं 2 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो बैक्टीरिया नहीं होते हैं, क्योंकि वो गर्म हैं। और अगर 12 बजे रात को वही सुबह का 6 बजे बनी हुई थी और रात को 12 बजे देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, चावल में बैक्टीरिया आ गए हैं बहुत सारे। लोग ऐसा कहा जाता है कि खाना बना और खा लें तुरंत भर में तो ठीक है, अगर थोड़ा सा भी देरी मतलब होता है तो खाना नहीं खाया जा सकता, क्योंकि उनमें बैक्टीरियाज आ जाते हैं। तो लोग ऐसा प्रिफर करते हैं कि बनाओ और खाओ तुरंत, ऐसा लोगों का प्रेफरेंस है, दिया जाता है। तो ओके, मतलब ये सारी अभिक्रियाएं हो रही हैं। अगर आप सेब को काटें तो सेब को अगर काट के रख दिया गया है
ठीक है। तो 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद सेब लाल होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मुआई से कुछ हैं, जैसे कि कुछ न कुछ हो रही हैं, अभी क्रियाएं हो रही हैं, अभी क्रियाएं होती ही रहती हैं हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो सारी ऐसे बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके प्रतीकात्मक प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। जी बिल्कुल। अब ये भी देख लेते हैं। एक क्रियाकलाप 1.2 थे और 1.3 हैं। देखते हैं। 1.2 कहा जा रहा है, एक परख नीली में लेड मीन्स सीसा, लेड पीबी, एटॉमिक सिंबल इज पीबी, लीड लीड। ओके, एक परख नली में लेड सीसा हो गया। एक परख नली में लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए, लेड नाइट्रेट PbNO3, PbNO3 होल ट्वाइस, ऐसा। इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए, पोटेशियम आयोडाइड KI का घोल मिला दीजिए। आपने क्या प्रशिक्षण किया, ये ऐसा आपको बताना रहेगा, अभी हम नहीं बता सकते। एक शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। ओके, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मीन्स HCl, या फिर आप लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल मीन्स H2SO4 लीजिए और मिलाइए। जैसे कि एक में HCl ले लीजिए, जिंक डाल दीजिए, ठीक है, ये हो गया। या फिर आप कर सकते थे कि H2SO4 ले लीजिए, उसका ऐसा लिक्विड, और उसमें फिर जिंक डालिए। दोनों हो सकते हैं, आप दोनों कर सकते हैं सेपरेटली, अलग अलग मीन्स। सावधानी ये बरतनी है कि अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए, क्योंकि वो अम्ल हैं, गर्म होते हैं या आपके बॉडी के साथ रिएक्शन करने लग जाएंगे बहुत ही जल्द। सावधानी बरतें। क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है? तो जी हाँ, ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभिक्रियाएं स्टार्ट होने लग चुकी हैं, अब हो रही हैं, डालने के तुरंत बाद हो रही हैं, बहुत ही जल्द, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। HCl हो गए हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। शंक्वाकार फ्लास्क या फिर परख नली को स्पर्श कीजिए, गर्म मिलेगा। क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ? जी बिल्कुल हुआ है, गर्म हो चुकी हैं अब ज़्यादा ही। रासायनिक समीकरण क्रियाकलाप ये है 1.1 का विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जो हमने कहा था सल्फ्यूरिक एसिड गर्म होंगे, गर्म नहीं होंगे, वो खतरनाक होंगे, पीने से आपका मुंह जल सकता है, ऐसा। वो पहले से तो ठंडे ही होंगे, ऐसा है, पर जिंक को डाल देने से क्या हो जाएगा कि जिंक और वो दोनों को ऐसा ना इनर्जी रिलीज होते हैं, एनर्जी के फॉर्म में गर्म, जो क्या क्या कह सकते हैं, हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होते हैं। तो वो ना जब वो रिलीज होते हैं तो आपको महसूस भी होंगे। कैसे? वो कैसे महसूस होंगे? क्योंकि कॉर्क आपने डाल रखा है, कॉर्क डाल रखे हैं, एक नली भी डाल रखे हैं कि कांच की नली डाल रखे हैं, तो उससे तो हाइड्रोजन गैस निकलेंगे और हीट भी उसके साथ निकलेंगे, और जो कंटेनर में है ये रिएक्शन हो रहे हैं, ये जो अभी क्रियाएं हो रही हैं, वो गर्म हो जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है। रासायनिक समीकरण देखते हैं 1.1 के लिए। क्रियाकलाप 1.1 का विवरण आइए चलिए जानते हैं। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, MgO में बन जाता है। मैग्नीशियम रिबन मीन्स Mg+। क्योंकि मैग्नीशियम रिबन बड़ा तो है, पर उसको हम सिर्फ Mg क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सारे जो एटम हैं मैग्नीशियम के, वो सारे मैग्नीशियम 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 से ही बने हुए, कोई अलग एटम नहीं, इसीलिए हम मैग्नीशियम कह रहे हैं। मैग्नीशियम, और वो जलाया जा रहा है, तो जलाया जा रहा है ना, तो वो जो हीट है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जल रहा है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जिसको हम लोग हीट भी कह सकते हैं, या फिर ऑक्सीजन जो हीट किया जा रहा है ना, वो ऑक्सीजन ही के कारण ही वो जल रहे हैं। तो मैग्नीशियम Mg+O2 फॉर्म्स MgO। इसको अभी हमने बैलेंस नहीं किए हैं अभी, पर आगे कर दिया जाएगा। वाक्य के रूप में किसी
रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है जी। हम लोग ना समीकरण के रूप में लिख लेंगे, मीन्स इक्वेशन के रूप में लिख लेंगे, आसानी हो सके। ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बन रहे हैं, आगे क्या हो रहे हैं, इन दोनों के बनने के बाद, ये दोनों को मिल जाने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का उत्पाद हो गया। और अभिकारक कौन से हो गए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन पहले लिए गए थे, इनसे बनने वाला उत्पाद कहलाता है। और जो बनने से पहले जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो अभी कारक बन जाती हैं जी जनाब। अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं जी बिल्कुल। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है जी। जो पहले ले लिए गए होते हैं कि अभिक्रिया कराने के लिए, उसे अभिकारक कहते हैं, और जो बनते हैं वो उन अभिकारक से उसे उत्पाद कहते हैं जी जनाब। अब आगे देखते हैं, ये कह रहे हैं शब्द समीकरण में, ठीक है, शब्द समीकरण कौन से हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम बन रहे हैं आगे की ओर, फॉरवर्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहे हैं जी। तो वो हो गया शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके माध्यम एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। जी हाँ बिल्कुल, एक तीर जो दिखाया जा रहा है यहाँ पर, ये जो तीर हो गए बीच में आप देख रहे हैं, इससे दर्शाए जा रहे हैं अभिकारक के बाद। और अभिकारकों के बीच योग मीन्स जोड़ का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर LHS लिखा जाता है, और इसी प्रकार उत्पाद के बीच भी योग प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर RHS लिखा जाता है। ओहो हो, जो अभिकारक में जो भी प्लस ये सारे जो हो रहे हैं वो LHS हो गए, वो सारे LHS में आ जाते हैं। जो सारे अभिकारक हैं वो LHS है। LHS कौन हो गए, अभिकारक। RHS कौन हो गए, वो हो गए उत्पादक। उत्पादक ही कहते हैं ना, उत्पाद कहते हैं, उत्पाद। ठीक है जी। अब आगे देखते हैं, तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। जी हाँ, ये जो तीर का जो ऐसा है, जो पिछला भाग है वो अभिकारक हुआ, और जो तीर का जो उसका हेड हुआ, उसका जो सिर हुआ, वो दिखाता है ये क्या बन रहे हैं, उसका निर्माण है दिखलाते हैं। रासायनिक समीकरण लिखना 1.1.1 ओके। क्या रासायनिक समीकरण के निर्माण की इससे भी संक्षिप्त विधि है, पूछा जा रहा क्या है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का आंसर है जी हाँ बिल्कुल है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। ठीक है जी। रासायनिक समीकरण मीन्स केमिकल इक्वेशन किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। ओके जी। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। वो किस प्रकार लिखे जा सकते हैं, वो इस प्रकार लिखे जा सकते हैं, Mg फॉर मैग्नीशियम ऑक्सीजन O2। क्योंकि ये ऑक्सीजन को O2 क्यों लिखा गया, क्योंकि O2 जो फॉर्म होते हैं जो कि आवर नेचर में ज़्यादा पाए जाते हैं, O2 के फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में ज़्यादा पाए जाते हैं, मैग्नीशियम ज़्यादा पाए जाते हैं Mg के फॉर्म में, और ये बन रहे हैं MgO।
तीर के निशान के बाएं और दाईं ओर के तत्वों के परिणामों की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें, क्या उतने ही हैं? मैग्नीशियम एलएचएस में अगर देखा जाए अभिकारक में मैग्नीशियम एक है जी जनाब। दाएं तरफ आरएचएस में देखा जाए तो बन कितने रहे हैं? तो एक ही बन रहे हैं एमजी। ठीक है, मैग्नीशियम एक ही बन रहे हैं। और बाईं ओर अगर ऑक्सीजन की बात किया जाए तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाम O2 लिखा गया है जिसमें O2 लिखा हो गया है। क्या पर इस दाईं ओर में लिखी गई है दो? नहीं लिखी गई है। मीन्स ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है, बराबर नहीं है। तो ना बराबर होती है क्योंकि यूनिवर्स कहता है जो चीज़ें हैं वो इक्वल ही होंगी। मीन्स एनर्जी कभी भी बनते नहीं और कभी ना बिगड़ते हैं। और ये जो रिएक्शन हो रहा है तो पक्का उतने ही अमाउंट में ही होते हैं जितने जितने ऑक्सीजन बाईं ओर है, दाईं ओर भी उतने ही ऑक्सीजन का वो उतने ही आएंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं ऐसा। क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक क्या कर सकते हैं, एटॉमिक जो नेम है नो, तो ऐसा एटॉमिक तो ओ लिखते हैं किस में? जब हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन कार्बन देन नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक जो नेम है वो ओ ही है ना एक्चुअल में। ऑक्सीजन का O2 इसलिए लिखे हैं क्योंकि वो ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं नेचर में, इसीलिए हमने ऑक्सीजन का O2 से नाम दिए हैं। पर ये जो ओ हुआ ऑक्सीजन, ये तो दो ठो है बाईं ओर और दाईं ओर एक कम है, तो उसको हम लोग बैलेंस करना ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम ही होते हैं जो भी हैं। यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है, बराबर नहीं है। क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है, किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण 1.2 मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। ये मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। ठीक है, ठीक। ये ऐसे जल रहे हैं तो उनके सारे ऐसे स्टेप्स लिखे गए हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बन रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg प्लस O2 बन रहे हैं MgO। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है? महत्व क्यों ही बैलेंस करते हैं, क्यों ही हम लोग ऐसा संतुलित करते हैं बाईं ओर और दाईं ओर को? आपको द्रव्यमान की संरक्षण का नियम स्मरण होगा, मीन्स याद होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। जी हाँ, ना ही किसी अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना ही तो निर्माण होता है, न ही उसका विनाश होता है, जो हमने पहले भी इस बात को रखे थे। ये क्योंकि ये नेचर ऐसा, यूनिवर्स में ऐसा होता है। ये हम लोग पूरे वायुमंडल, मतलब वायुमंडल नहीं कह सकते, यूनिवर्स, ये जो ब्रह्मांड में ऐसा ही होता है। आप जो लग रहा है कि आप बना रहे हो ना, एक्चुअली में जो कभी बिगाड़ रहे हो चीज़ों को, बना रहे वो चीज़ें नहीं कह रहे हैं ये थोड़ा, लेकिन वैसा कि वो उतने ही रहती हैं। अगर आपने पेन को बनाए हैं, आप एक नया पेन बनाए हैं अपना कंपनी का, तो ठीक है, वो जितना आप बनाए हैं और वही पेन को कोई बच्चा तोड़ दिया, ठीक है, चकनाचूर कर दिया, रोलर से चल गया, पर असल में जो एक एक दाना जो पहले बने थे और बाद में जो चकनाचूर हुए हैं वो भी एक एक ही दाना ही तो है। तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि कोई कभी बनाता भी नहीं है, कोई बनता भी नहीं है, ऐसा समझा जाता है कि चीज़ें वैसा, ब्रह्मांड में ऐसा न्यूट्रल मान लिया जाता है थोड़ा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, ऐसा मानते हैं, तो चीज़ें सही चलती रहती हैं। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है।
जी हाँ, जो अभिकारक में ऐसे होते हैं, अभिकारक में जितने हैं उतने ही उत्पाद में होंगे। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात मीन्स उसके बाद में भी प्रत्येक तत्व मीन्स mg हो गए के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। वो परमाणु संख्या समान ही रहती है। तो ऑक्सीजन का अगर लेफ्ट साइड आपको याद हो तो वहाँ पे 2 ठो थे, परमाणुओं की संख्या 2 ठो थे, और दाहिनी तरफ वही ऑक्सीजन की परमाणु संख्या सिर्फ एक ही थे। तो उसे हमें बैलेंस करना है जी, हमें उसे संतुलित करना है। तो आगे बढ़ते हैं, ऐसा कैसे जी, हमें करना है उस चीज़ों को संतुलित। इसीलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? जी बिल्कुल नहीं है। 1.2 किधर गए? ये यही थे, मैग्नीशियम प्लस O2 MgO थे, ये संतुलित नहीं थे। तो हमें इन्हें संतुलित करना है। तो ठीक है, हमें करना है। ये कौन से खुल रहे हैं? ये किधर आ चुके हैं? हम आगे आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व ये हो चुके। हम लोग कहाँ आ चुके हैं? संतुलित मैग्नीशियम में वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। ये क्या हो रहा है? बराबर होता है। दूसरे शब्दों में संतुलित, आइए हम रासायनिक समीकरण को दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रियाओं के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है। जी बिल्कुल, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। संतुलन ही ब्रह्मांड का नियम है, ऐसा कह सकते हैं। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित? जी नहीं थे। आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। चरणबद्ध मीन्स स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते हैं उसे कैसे संतुलित करते हैं। क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है, जो कि हैं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बन रहे हैं जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। उपरोक्त शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को दर्शाया जा सकता है। और ये जो जिंक थे वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर गए, मीन्स ये अभिक्रिया कर गए, क्योंकि जो जिंक थे वो ज़्यादा उनमें उत्सुकता थी किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेने से, इसीलिए ना वो जिंक सल्फेट में तब्दील हो गए। अगर इसके जगह पे कोई और होता तो जो इससे जो कम उत्सुकता पैदा करता है कि हम लड़ाई करें सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो वो नहीं कर पा सकती भी हैं, ऐसी बातें भी हैं। उपरोक्त शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण से दर्शाया जा सकता है, जो कि हैं Zn प्लस H2SO4 से बनते हैं ZnSO4 प्लस H2। अभी कहेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ, सिर्फ Zn के बाद ZnSO4 क्यों हुआ? क्योंकि ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल हैं ये होते हैं पहले यूँ ऐसे कि इस सल्फेट आयन होते हैं वो पहले, जिनके फॉर्मूला होते हैं SO4 2- और वो हो गए सल्फेट आयन, और उसके साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लिए जाते हैं तो वो बन जाते हैं अम्ल बन जाते हैं। वो जिनका पूरा नाम हो जाता है सल्फेट आयन से बदलकर हो जाता है वो नाम, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने से सल्फेट आयन बन जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। और ये अम्ल ही क्यों बना? क्योंकि ये जो H2SO4 बन गया, SO4 2- H2 से रिएक्ट किया तो बन गया H2SO4। H2SO4 को पानी में डाल दिया जाता है
तो SO4 2 माइनस अलग हट जाता है, H प्लस अलग हट जाता है, क्योंकि H पहले तो साथ नहीं ही थे, जो साथ थे वो थे SO4 2 माइनस, उस पे लगे हुए थे, वो जो 2 माइनस थे वो ऊपर में लगे हुए रहते थे, ठीक है, वो ऐसे थे। पर वो दोनों तो अलग अलग ही थे ना, बाद में जुटे थे H2 के साथ। पर तो वही देखा जाता है कि अगर पानी में डाल दिए जाते हैं किसी वस्तु को और वो H प्लस रिलीज करते हैं तो वो अम्ल कहलाते हैं। तो ये ऐसा देखा गया था कि H2SO4 को अगर पानी में हम लोग डाल देते थे तो क्या होता था, वो SO4 2 माइनस सल्फेट आयन बन जाते थे और हाइड्रोजन अलग अलग हट जाते थे, ठीक है। ठीक है, तो हो गए, ये हो गए अम्ल। फिर कहा गया कि ठीक है ये फिर अम्ल हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि H2 लिया गया, सल्फेट लिया गया, बन गया H2SO4। अब क्या किया जा रहा है, जिंक को और फिर से लिया जा रहा है तो बन जा रहा है जिंक सल्फेट प्लस H2। और जिंक सल्फेट क्यों बन गया, क्योंकि ये जो जिंक थे वो बहुत ज़्यादा झगड़ालू व्यक्ति हैं, वो इन H2SO4 से लड़ाई झगड़ा करके हाइड्रोजन को बाहर फेंक देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और जी सल्फेट जो लड़की है उसके साथ जाके चिपक जाते हैं। लड़की तो नहीं कह सकते हैं बट हाँ समझ सकते हैं वैसे। आइए समीकरण 1.3 में हर कोई ऐसा चाह रहा है SO4 के साथ ही जुड़े, ओके ऐसा बात है तो कहा जा सकता। आइए समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करें। जी जनाब, आइए करते हैं। जो इधर Zn हो गया, जो तत्व हो गए हैं वो हो गया जिंक को एटॉमिक नेम से क्या हो गया, Zn हो गया। हाइड्रोजन जो H2 ज़्यादा पाए जाते हैं उसको H2 ऐसे पाए जाते हैं। हाइड्रोजन जो ज़्यादा हमारे वातावरण में जो पाए जाते हैं, एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं वो, ठीक है, वो ना H2 होते हैं। पर सिर्फ तत्व का एक नाम सिंबल दे दिया जाए तो उसको H ही कहते हैं। और जिंक सिर्फ Zn में पाए जाते हैं, उसका Zn2 ऐसा Zn3 ऐसा नाम नहीं होता। जो पाए भी जाते हैं वो सिर्फ Zn में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन हो गया, सल्फर भी हो गया, ऑक्सीजन O हो गया, सल्फर का एटॉमिक सिंबल जो हुआ S हुआ, हाइड्रोजन का एटॉमिक सिंबल H हुआ, जिंक का एटॉमिक सिंबल Zn हुआ, ऑक्सीजन का एटॉमिक सिंबल O हुआ, ठीक है। अभी कारकों में परिमाणुओं की संख्या अगर LHS की बात की जाए तो जिंक 1 थे, हाइड्रोजन 2 थे, जिंक 1 थे, हाइड्रोजन 2 थे, और सल्फर एक ठो हैं, और क्या कह सकते हैं, ऑक्सीजन 4 ठो थे। ऑक्सीजन 4 ठो हो गए इधर, बाईं ओर से देखें तो है सल्फर 1 ही है, ठीक है। और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या देखा जाए तो जिंक 1 बन रहे हैं, हाइड्रोजन 2 बन रहे हैं। क्या सही है, जिंक 1 हाइड्रोजन 2 बन रहे हैं, सही है। सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4, सल्फर 1 ऑक्सीजन 4, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4, जी हाँ। उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कुछ ऐसे ही है, LHS ऐसे हैं, RHS ऐसे। समीकरण 1.3 में, ओके किधर है समीकरण 1.3, ये हो गए समीकरण 1.3। Zn प्लस H2SO4 बन रहे हैं ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। उसमें क्या कहा जा रहा है, तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ओहो हो, जो अभिकारक के जो परमाणुओं की जो संख्या है वो दोनों समान ही है देखा जाए तो यहाँ पे। हाँ, ये 1 1 2 2 1 1 4 4 देखा जाए Zn 1 ठो है बाईं तरफ, दाहिने तरफ देखा जाए तो Zn 1 ठो ही है। बाईं तरफ हाइड्रोजन 2 ठो थे, इधर दाएं तरफ हाइड्रोजन 2 ठो थे। सल्फर इधर 1 ठो है, दाएं तरफ भी 1 ठो है। ऑक्सीजन 4 हैं बाईं तरफ, ऑक्सीजन 4 है दाईं तरफ। मीन्स ये संतुलित हैं, इसे हमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, हमें समय संतुलित करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही संतुलित हैं। जी बिल्कुल, क्यों ही करना है, पहले से संतुलित है नहीं करना है तो फिर। अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। निम्न मीन्स जो नाम लिखे गए हैं उसे संतुलित करने की प्रयास करते हैं। जी जनाब, आइए करते हैं। आयरन का एटॉमिक सिंबल हो गया Fe प्लस,
वाटर जो पानी आप पीते हैं उसका एटॉमिक सिंबल हो गया H2O। बन क्या रहे हैं Fe3O4 प्लस H2 बन रहे हैं। अगर हम लोग लोहे को पानी में डालते हैं तो क्या होते हैं, उनमें जंग लगेगी भाई। तो वही जंग का फॉर्मूला Fe3O4 हो गया। .NH2O भी कहा जा सकता है, क्योंकि अगर पानी एक्सेस में लिया जाए तो। ठीक है, अगर हम लोग लोहे का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, छोटा सा बहुत ही, जैसे आप नाखून जो होते हैं, अगर आपने दांत से अभी काटे तो छोटा सा जो नाखून हुए वो हो गए आयरन, और एक बूंद पानी, बहुत छोटा सा पानी को ऐसा डाल देते हैं तो Fe3O4 बन जाएगा, तो रिएक्शन करेगा। ये रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होगा, क्योंकि जो आयरन है ना वो कम झगड़ालू है भाई। तो ना पानी सारा ऐसा ना बड़ा लेट से ऐसा रिएक्शन करता है, मतलब अभिक्रिया करता है, थोड़ा कम झगड़ालू है भाई साहब। लेकिन रासायनिक समय ऐसा में होना चाहिए कि भाई झगड़ा करो कुछ नया बना दो, झगड़ा करो नया बना दो, ऐसा होना भी चाहिए। ऐसा जो भी है ठीक ही है, होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए। क्योंकि मेरी माता जी या फिर आपकी माता जी कानों में पहनते हैं जो सिल्वर कह रहे हैं, जो सोना पहनते हैं, कुछ ऐसा ना आकृतियाँ होती हैं, ज्वेलरी जो पहनते हैं, गले में हो गया, नाक में हो गया, कान में हो गया, उनमें तो जंग नहीं लगती भाई। ठीक है, क्यों नहीं लगती? वो लोहा से भी ना बहुत, पर वो तो नहाती तो हैं, आपकी माता जी, हमारी माता जी, सबकी माता जी, आपकी बहन, हमारी बहन, सब नहाती हैं, वो ज्वेलरी पहनी हुई भी रहती है, पर वो क्यों नहीं, जंग क्यों नहीं लग रहे हैं वो ज्वेलरी में? क्योंकि वो लोहे के नहीं बने हुए थे। अगर लोहे के बने होते तो वो अभिक्रियाएँ कर जाती हैं, और ऐसा ना बड़ा ख़राब से हो जाते हैं, वो कान को ख़राब कर सकते थे, मतलब ऐसा ना। तो इसलिए लोहा को ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि वो ना लोहा से भी, जो सोना हो गया, लोहा से भी कम झगड़ालू होते हैं, वो रिएक्शन ही नहीं करते भाई, वो ना अभिक्रिया ही नहीं करता, बहुत स्लो है। ठीक है, ऐसा तभी देखते होंगे कि माता जी अगर 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया ना, तब जाते हैं आपके वही जो कान में पहने हुए थे जो भी कुछ, या नाक में पहने थे जो भी कुछ, वो ज्वेलरी के पास जाते हैं और थोड़ा कहते हैं कि थोड़ा गंदा हो गया, काला हो गया, ब्लू हो गया, थोड़ा ऐसा साफ करा दीजिए। पर ये साफ कब हो रहा है? 4 साल 5 साल बाद। देख रहे हो कितना ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन है, कि कोई रिएक्शन कोई कैसे कर पा रहा, गंदा हो रहा, गंदा गंदा तो हो रहा, मतलब कि एयर में है, थोड़ा मड में है, तो जगह पर निर्धारित है। पर ना उसके अगर काले हो रहे हैं तो वो तो वातावरण से, नेचर से है, कि वो ऐसा थोड़ा ना गंदगी से ऐसा हो सकता है, पर वो पानी से तो धुल ही जाते होंगे। पर उसका जो कलर फेड होने लगता है, क्योंकि वो रिएक्शन करता है, हर रोज़ पानी से कर रहा है, हर रोज़ पानी से कर रहा है, हर रोज़ टेम्परेचर में है, इन्वायरमेंट में है, नमी है, थोड़ा सूखा तो नहीं है आपका इन्वायरमेंट जहाँ आप रहते हो पूरी तरह से। क्योंकि पूरी तरह से अगर इन्वायरमेंट जो ड्राई रहता है, तो वो तो जैसे कि रेगिस्तान में रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स, तो वैसा डिहाइड्रेशन का वैसा रहता है कि आप डिहाइड्रेट हो जाओगे पानी नहीं है ऐसा होने से। तो ठीक है, आप तो वैसा जगह पे तो नहीं रहते हो, तो पानी ह्यूमिडिटी रहती है हर जगहों पे, तो ठीक है। तो ये ना वो सोने जो होते हैं, सोना गोल्ड, वो बहुत कम झगड़ालू होते हैं, तो उनका जो अभिक्रिया भी बहुत कम ही होता है। आयरन थोड़ा सा सिला जो गोल्ड के अपेक्षा में थोड़ा ज़्यादा झगड़ालू होते हैं। तो पानी के साथ ऐसे थोड़े हो रहे हैं, Fe3O4 प्लस H2 बन रहे हैं। और अगर यही जो लोहा ज़्यादा अमाउंट में होता, पानी ज़्यादा अमाउंट में होता, तो क्या होता? यहाँ पे जो रेस्ट का फॉर्मूला था वो बन जाता Fe3O4 .NH2O, मीन्स नंबर ऑफ पानी, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ पानी, ऐसा। कितने वो हमें भी नहीं पता, और हो सकता है जितने वो बैलेंस करके बाएं साइड दाहिने साइड किए था। 5 मोल पानी के लिए हैं, तो दाहिने तरफ भी 5 मोल पानी के हो गए हैं, मतलब कि 5H2 हो जाएंगे, वैसे होते हैं थोड़े। ठीक है, आप समझ सकते हैं। चरण 1 लेते हैं। ये कहते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। ओके, आयरन हो गया Fe,
वाटर हो गया H2O, दाहिने तरफ बन रहे हैं Fe3OO4 और बन रहे हैं H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। चरण 2, यहाँ में क्या किए जा रहे हैं, असंतुलित समीकरण जो 1.5 हो गए ये ओके, ये जो है लिखे हुए ऊपर में वही है 1.5 में उपस्थित विभिन्न तत्वों के, ओह अलग अलग जो भी तत्व हैं, ठीक है, के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लीजिए। जो तत्व हैं आयरन H और O, अभिक्रिया LHS में जो अभिकारक हैं वो हैं आयरन एक ठो है, हाइड्रोजन का जो सिंबल H है वो कितने हैं, 2 ठो हैं, परमाणुओं का संख्या बाईं ओर 2 ठो है हाइड्रोजन का, और बाईं ओर ही ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या कितना है, एक ही है, नहीं है तो एक ही है, और एक से ज़्यादा हैं तो लिखे रहते हैं। उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कितने हैं, वो है आयरन का, इधर आयरन Fe से दिखाया जा रहा है, वो है परमाणुओं की संख्या 3 है दाहिने ओर, ऑक्सीजन के इधर 4 हैं, हाइड्रोजन के 2 ठो हैं। तो ये ना जी LHS = RHS हो रहे हैं क्या, जी बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। 1 का 3 हो गया यहीं पे कि अगर कोई भी एक LHS = RHS में मैच नहीं करता मतलब वो समीकरण ही मैच नहीं कर रहा। जी जनाब आपका सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए। अब हमें क्या करना है, इसे संतुलित करना, तो ऐसा नीचे आके हम पढ़ते हैं और संतुलित करने का ऐसा करते हैं। चरण तीसरा है सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले, ओहो जिन वो उन वो हम लोग एटम को पकड़ेंगे, मीन्स वो एलिमेंट को पकड़ेंगे, वो क्या कह सकते हैं हम, वो तत्वों को पकड़ेंगे जिनके परमाणु संख्या ज़्यादा नीचे लिखे गए हो। परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या फिर हो उत्पाद, चाहे हो या फिर बाईं ओर या फिर हो दाईं ओर, जो ज़्यादा परमाणु संख्या से ज़्यादा नीचे लिखे हुए होंगे उन्हीं को लिखना है जी। यौगिक मीन्स जो जोड़ है, ओके। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर हम Fe3O4 और इसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाईं ओके ठीक है, देखा जाए तो Fe3O4 H2 सबसे ज़्यादा क्या दिखाई दे रहे हैं, पहले O4 दिख रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का 4 है दाहिने तरफ, तो इसे पहले हम लोग बैलेंस किया जाएगा, फिर आयरन को बैलेंस किया जाएगा, फिर हाइड्रोजन को, क्योंकि और फिर इसके बाद है ही नहीं, सिर्फ 3 ही एलिमेंट है, 3 ही तत्व हैं यहाँ पे, तो ऐसा। तो ठीक है, यहाँ पर आते हैं चरण तीसरा में कहा ऐसा है, ठीक है। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं जबकि बाईं ओर केवल 1, ओहो, बाईं ओर केवल 1। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए जी ऑक्सीजन के परमाणु प्रारंभ में अभिकारकों में उत्पादों में, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। Fe3O4 इधर ऑक्सीजन 4 हैं, इधर 1 ही है। संतुलित करने के लिए क्या हो सकता है, 1 × 4 जो हम लोग संतुलित करेंगे ना उसे हम लोग नीचे कभी नहीं लिखेंगे। संतुलित करने के लिए हम उसकी ना बाईं ओर लिखेंगे, जो भी है जो बॉक्स दिए गए हैं उसकी ना बाईं ओर लिखेंगे। जो बॉक्स है मीन्स वो पूरा एक तत्व है, पूरा एक जो तत्व से बने हुए कंपाउंड ही वाटर कहा जा रहा है, H2 ऑक्सीजन से बने हुए कंपाउंड, उसके हम लोग ना बाहर लिखेंगे बाईं ओर सभी के। LHS की ये तरफ भी बाईं ओर, RHS की तरफ भी बाईं ओर ही लिखेंगे संतुलित करना है तो। ऐसा नहीं लिखेंगे कि उसके नीचे लिखेंगे, नीचे नहीं लिखना भाई, नीचे जो लिखा हुआ है वो रिएक्शन करके आया है। संतुलित करना होता है तो हम लोग ऊपर में लिखेंगे बाईं ओर हर किसी के, ठीक है। बात सिंपल, वेरी सिंपल। तो उत्पादों में देख रहे थे सबसे ज़्यादा कौन थे, ऑक्सीजन थे जो कि 4 थे, तो बाईं ओर भी ऑक्सीजन का नंबर 4 कर देना है। तो जो H2O है उसे 4 बार मल्टीप्लाई कर देना है, टोटल हाइड्रोजन भी 8 हो जाएगा क्योंकि 2 पहले से थे और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जा रहे हैं तो 8 हो जा रहे हैं जी जनाब। ठीक है, कोई बात नहीं, वो आगे डील किए जाएंगे, मतलब उसे समझा लिए जाएंगे या फिर समझ लिए जाएंगे।
यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल यही। क्योंकि जो जो शामिल हुए ना तत्व, उनके जो यौगिक पहले से बने हुए हैं, यौगिकों के जो सूत्र हैं, H2O ना एक सूत्र है। ऐसा नहीं कर सकते H2O4 कर देंगे बाईं ओर और बना देंगे, क्योंकि ऐसा करेंगे कि भैया लो ऑक्सीजन भैया ना बैलेंस हो गया, तुम लोग दाहिने तरफ 4 था, हम लोग बाएं तरफ भी 4 हो गए। कैसे? क्योंकि H2O4 हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना भाई, क्योंकि वो पानी है, पानी को नहीं बदल सकते। पानी का फॉर्मूला H2O हो सकता है। अगर हमें पानी को बैलेंस करना है तो 4 पानी के ऐसे बूंदे ले सकते हैं, ऐसा समझा जा सकता है कि 4 लिए जाएंगे, ठीक है। फिर नहीं तो H2O4 कर देंगे तो कुछ और ही बन जाएंगे भी भाई, पानी वो नहीं रह पाएगा, वो फॉर्मूला ही में सूत्र ही दूसरे बन जा रहे हैं। तो ऐसा तो थोड़ी नहीं करना है, हमें तो पानी के साथ ही बैलेंस करना है ना, सूत्रों को नहीं बदल सकते। जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को, अच्छा जी, ऑक्सीजन जो होते हैं परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4 H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 या फिर H2O होल 4 नहीं। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार होगा कि आयरन Fe प्लस 4 पानी बन रहे हैं Fe3O4 प्लस H2। ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, दाहिने तरफ 4 ऑक्सीजन, बाईं तरफ ऑक्सीजन के नंबर 4 हो गए हैं। आयरन का तीन संख्या है दाहिनी तरफ, और बाईं तरफ देखा जाए आयरन अब एक ही है। ज़्यादा से कम आ रहे हैं ना हम लोग। 4 ऑक्सीजन के कितना परमाणु संख्या था, परमाणु था इनमें लगे हुए 4 थे, अब उससे कम आ रहे हैं तो 3 थे आयरन में, फिर 2 हैं हाइड्रोजन में। तो पहले फिर अब ऑक्सीजन हो गया, अब हम लोग चलेंगे आयरन पे, ठीक है। चरण 4 था, ये यहाँ पे है, मीन्स स्टेप नंबर 4 यहाँ पे क्या जा रहा है कि आयरन Fe तथा हाइड्रोजन एटॉमिक सिंबल H परमाणु अब भी संतुलित नहीं है। बात सही है। इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं, क्योंकि अब हमें देखा जाए तो आयरन 3 थे, जैसे कि अब देखे जा रहे हैं तो आयरन 3 है और हाइड्रोजन 2 है दाहिने तरफ। पर अगर बाईं ओर देखा जाए तो अब ऑक्सीजन का नंबर 4 था, लेकिन वो बैलेंस है। हाइड्रोजन का नंबर 8 हो चुके हैं, 4 दूनी 8। जो ऊपर का 4 है हाइड्रोजन के बाईं ओर वो 4, और हाइड्रोजन के नीचे जो परमाणु लगे हुए हैं वो भी 2 हैं, तो 4 दूनी 8, मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है इसमें। 4 इंटू ऑक्सीजन 1, तो 4 ऑक्सीजन, 4 इंटू 2 हाइड्रोजन, तो 8 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 8 आ चुके हैं ना। तो अब हाइड्रोजन का डील करेंगे आयरन को छोड़ करके, क्योंकि ऑक्सीजन जैसे ही हमने बैलेंस किए पहले, अब देखा जा रहा है तो अब आयरन को छोड़ा करके हाइड्रोजन ही अब ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग हाइड्रोजन को डील करेंगे इसीलिए। तो हाइड्रोजन के परमाणु हैं प्रारंभ में, वह अभिकारक में कितने हैं? 8 हैं टोटल, जो कि कैसे हुए? 4 H2O में थे, ऐसे थे तो ऐसे आ गए। उत्पादों में कैसे आ गए? 2 H2O, 2 H2O में, उत्पादों में 2 H2O, व्हाट 2 H2 उत्पादों में, ओके। जो H2 है उत्पाद में देखा जाए, H2 में कितने हाइड्रोजन की संख्याएं हैं टोटल? तो 2 हैं, ठीक है। और अगर संतुलित करने जाएं तो अभिकारक में टोटल हाइड्रोजन हैं कितने? 8 हैं, और उत्पाद में कितने हैं? तो 2 ही हैं। तो 2 को कैसे करेंगे जो 8 आ जाए? तो जोड़ नहीं चलता है इस पे चलता है, मतलब कि गुना कर दिया जाए, ऐसा ना। हाइड्रोजन है तो उसकी बाएं ओर अगर हम लोग 4 लिख दें तो बन जाएगा 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन, और बैलेंस हो जाएंगे। समीकरण अब इस प्रकार होगा कि आयरन प्लस 4 H2O, समझ सकते हैं, बन रहे हैं Fe3O4 प्लस 4 H2। हो वाह, ये बन चुके हैं अब आंशिक रूप से संतुलित समीकरण, ठीक है जी। चरण 5वां ये कहा जा रहा है, मतलब ये 5वां स्टेप कहा जा रहा है।
ऊपर दिए समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब तक असंतुलित है, वो कीजिए। आप पाएंगे कि केवल लोहा ही एक तत्व है जिसे संतुलित करना शेष है। जी बिल्कुल, दो और हो चुके हैं, एक और बाकी है, क्योंकि टोटल 3 हैं। दो हो चुके हैं, एक बाकी है। लोहे आयरन के परमाणु अभिकारकों में, मीन्स अगर चले देखते हैं अभिकारक में, मीन्स एलएचएस तरफ देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, आयरन 1 है। दाहिने तरफ अगर हम उत्पाद में देखते हैं तो आयरन 3 है। तो इसको कैसे किया जाए, आयरन 3 है तो बाईं तरफ हमें 3 करना पड़ेगा, तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे Fe से, तो मतलब कि बाईं ओर Fe के लिख देंगे 3, तो बन गया आयरन भी बैलेंस, पूरा समीकरण बैलेंस। तो ठीक है, वो जो कि यहाँ पे हो गया है। Fe को संतुलित करने के लिए, मीन्स आयरन को संतुलित करने के लिए बाईं ओर हम Fe के 3 परमाणु लेते हैं, 3 ठो ले लिए हमने और बन गए 3Fe प्लस 4H2O, बन रहे हैं Fe3O4 प्लस 4H2। ये हो गए आपके संतुलित, ये जो समीकरण है वो संतुलित हो गए। चरण 6 है कि अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या का परिकलन करते हैं। ओहो, अगर ये सारा अगर तीनों का आपने कर लिया, पहले ऑक्सीजन के किए, फिर हाइड्रोजन के किए, फिर आयरन के कर लिए, अगर ये एक एक करके हो गया है तो अब हम लोग करेंगे कि अब तीनों का एक बार साथ ही देख लेंगे कि सही में तो है, पूरा संतुलित तो है समीकरण। तो देखते हैं, बाईं ओर 3Fe, ओके 3 आयरन, और दाहिने तरफ आयरन 3 ही है। ऑक्सीजन 4 है बाईं तरफ, ऑक्सीजन दाहिने तरफ 4 ही है। हाइड्रोजन 8 हो गए हैं बाईं तरफ, दाहिने तरफ हाइड्रोजन की संख्या 8 हो गई है। 8 हाइड्रोजन बाईं तरफ, 8 हाइड्रोजन दाहिने तरफ, ठीक है। समीकरण 1.9 में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। 1.9 संतुलित समीकरण, ठीक है जी। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ओके, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसा संतुलित हो जाए हमारा समीकरण। जी जनाब। चरण नंबर 7 मतलब स्टेप नंबर 7 कहा जा रहा है भौतिक मीन्स केमिकल, भौतिक मीन्स फिजिकल होता है या फिजिकल। ओके, भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। ओके, फिजिकल स्टेट मीन्स भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। ऊपर लिखे संतुलित समीकरण 1.9 जो देखे हमने कि सावधानी से जांच कीजिए। अब हम लोग देखेंगे पानी क्या था, वो जल था, जल था वो। अगर हम उसका भौतिक अवस्था देखते हैं जल का, तो क्या होता है, वो ठोस होता है? नहीं। क्या वो पानी हवा था? पानी जो हम लोग पीते हैं, क्या हवा पीते हैं? जी जनाब, नहीं पीते हैं। तो क्या पीते हैं? वो कैसा था, वैसा ना लिक्विड था, तरल था। तो ठीक है, ठीक है, द्रव्य भी शायद कहते हैं ना, ऐसा जो भी कुछ है, तरल था मीन्स लिक्विड था। ठीक, तो ठीक है। और जो हम लोग अगर लेते हैं आयरन, जो कील था, वो कील क्या था, तरल था? वो गैस था? नहीं था। तो क्या था, ठोस था वो। जी वो ठोस था ना, तो हमें ठोस लिखना भी पड़ेगा। आयरन जो लिखे थे उसके नीचे हम लोग ठोस लिख देंगे, पानी के नीचे एक ठोस लिख देंगे कि लिक्विड है, कोष्ठक में करके। जो छोटी वाला कोष्ठक हम लोग पढ़ते थे, पढ़ते हैं अभी भी मैथ में, तो वही वाला छोटा वाला कोष्ठक से, जो कि एक कोष्ठक ऐसा वाला कोष्ठक से 1.9 जो कि कोष्ठक में है छोटी वाली कोष्ठक के साथ, वैसा करके हम लोग लिख देंगे कि ये ठोस है, ये तरल है, ये और क्या है, गैस है। ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है जी, ऐसा लिखना होता है। अब वही 7वां स्टेप जो कहा जा रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या इस समीकरण से हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है? हाँ, किया तो जा सकता है। इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं है। हाँ, अभी तक नहीं है। जी बिल्कुल, ये जो समीकरण हमने संतुलित तो किए हैं, पर क्या हमें जानकारी है कि क्या है, मतलब कि ये
ये ठोस हैं, द्रव, ये तरल हैं या गैस हैं? नहीं भाई, नहीं पता है हमें क्या है भाई, क्योंकि पानी तो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं ना। स्टीम वाला पानी हुआ तो वेपर बन गया, वेपर है मतलब कि गैस। पानी तो वेपर में भी हो सकता था ना, लेकिन वो बताओ वो गर्म कितना रहता है? बहुत गर्म रहता है। 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा ही टेम्परेचर रहता है स्टीम का, मीन्स भाप का। तो ऐसा तो थोड़ी ना है कि आयरन जो गर्म लोहा को हम भाप में डाल रहे हैं, नहीं। तो वो भी तो पता करना होगा कि वो है पहले कौन सी स्थिति में, पानी है तो कौन सी स्थिति में है। वो स्टीम के फॉर्म में है, मतलब कि गैस, स्टीम जो होता है ना वो गैस रहता है, ठीक है। तो वो पानी है जो कि गैस के फॉर्म में है, आयरन है जो सॉलिड है कि फिर वो मोल्टेन स्टेट में है, क्योंकि मोल्टेन स्टेट में भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर वो लोहे को कोई शेप आकार दी जाती है तो वो मोल्टेन स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक है। तो हमें तो पता नहीं है ना कि ये अभी कौन सी परिस्थिति में ये सारे रिएक्शन कराए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो हम संतुलित ये हो गए हैं ये वाला समीकरण, तो अब उसका हम लोग कंडीशन ऐसा उसका ना भौतिक अवस्था लिखेंगे कि आप अभी कौन से अवस्था में हो जनाब आप। ठीक है, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल जी। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, ओके, द्रव हमने कह रहे थे, सही ही कह रहे थे, मीन्स लिक्विड, तरल जो होते हैं, ठीक है। जलीय, द्रव, जलीय दोनों अलग हैं क्या? तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः ऐसे लिखते हैं। ओके 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 ओके। जो गैस हो गए उस वो गैस का जो पहले लेटर ले लेते हैं हम लोग, तो जी ले लिए, ये समझ लेंगे कोष्टक में बार, ठीक है। गैस हो गया। जो द्रव हो गए मीन्स एक ठो द्रव हो गए, पानी हो गया, द्रव हो गया, लिक्विड, ठीक है। और एक्वस कह रहे हैं जलीय। ये जो एक्वस है ये तो पानी के साथ अगर ग्लूकोन डी मिलाया गया है और फिर आयरन को डाल दिया गया है, तो जैसे कि वो जो पानी के साथ जो मिला हुआ है ग्लूकोन डी, वो क्या है? वो लिक्विड है, लिक्विड तो है, समझ सकते हैं। पर वो लिक्विड में भी कौन से लिक्विड है? तो अगर वो पानी अकेला है तो लिक्विड है, ठीक है, समझ सकते हैं। पर अगर वो दो के साथ है, पानी अगर दो के साथ रहता है या फिर दो वैसे रहते हैं जो कि घुले हुए रहते हैं, उसको ना हम एक्वस कहते हैं। और जो कि द्रव्य जैसा ऐसा रहता है कि हाथों पे तुम उसे बहुत पकड़ नहीं सकते हो कस कर, क्योंकि पानी को आप कभी पकड़ सकते हो क्या? हाथों में पंजों में ले लोगे तो पकड़ लोगे क्या? मुट्ठी बंद करोगे, पकड़ा जा सकता है क्या? आप उसे हाथों में ले सकते हो, पकड़ा नहीं जा सकता। तो ठीक ना, वैसा था, वो एक्वस कहला जाते हैं, ठीक है। और सॉलिड या ऑफ कोर्स आयरन रॉड को पकड़ सकते हो, जो भी है पकड़ सकते हो। सोडियम को भी आप पकड़ सकते हो, पर क्या होगा कि सोडियम आपके हाथों के मॉइस्चर, पानी ऐसा संपर्क करने से सोडियम बहुत झगड़ालू होने के कारण ऐसा है कि आपको हाथ खराब कर सकते, क्या ही खराब कर देंगे, हाथ जला देंगे, ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही झगड़ालू है। पानी कहता है भाई पानी के साथ आ रहा भाई मैं रिएक्ट करूँगा, मैं तो मारपीट करने लग जाता है एकदम, बहुत खराब, खून खराबा कर देगा आपके हाथों के साथ। तो ऐसा हो जाएगा जल जाएंगे भाई आपके हाथ। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम एक्यू लिखते हैं, एक्वस। जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं, हाँ, उससे एक्वस लिखते हैं। पानी में अगर ग्लूकोन डी डाल दीजिए, पानी में साल्ट डाल दीजिए, पानी में शुगर डाल दीजिए, या फिर पानी में डाल दीजिए आप क्या डाल दीजिए ये तीनों डाल दीजिए, वो भी एक्वस ही है। मतलब कि पानी में नींबू का भी रस डाल सकते हो, शक्कर भी डाल सकते हो, नमक भी डाल सकते हो, ये सारे एक्वस ही हैं। या फिर आप दो दो पानी के साथ एक और डाल सकते हो, या फिर अलग अलग सेपरेट करके डाल भी सकते हो कि पानी के साथ नमक ले लिए, ये हो गया, सेपरेट करें, ये वो सारे सब एक्वस में आ रहे हैं। पानी के साथ क्या और डाल सकते हैं, जैसे ड्रॉप डाल दिए किसी तरह का, तो भी एक्वस ही हो गया, वो लिक्विड तो है पर वो एक्वस। अब संतुलित समीकरण 1.9 इस प्रकार होगा, वो किस प्रकार है? वैसे 3Fe
सॉलिड बन गए हैं, 4H2O गैस बन गए हैं। देख रहे हो, पानी लिक्विड हो सकता था पर यहाँ पे गैस दिया जा रहा जी। और यहाँ पे सॉलिड बन रहे हैं Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस। ओहो, ये तो फ्यूल है फिर वैसा कहा जाए तो। और ये जो जो पानी देखा जो हम बोल रहे थे स्टीम के फॉर्म में है, इसीलिए यहाँ पे गैस लिखा गया, क्योंकि पानी तो लिक्विड है ना, पर उसको एल क्यों ना लिख करके गैस। ये ऐसा समीकरण को हम लोग क्या कह सकते हैं कि भौतिक अवस्था क्यों लिखना पड़ता है, वो इसलिए लिखना पड़ता है वो पता तो चले वो किस अवस्था में है, वो जो चीज़ है। यहाँ पे H2O गैस है, मीन्स हम लोग समझ रहे हैं ये H2O स्टीम के रूप में है, भाप के रूप में है। भाप में अगर आप समझ रहे हो कि ऐसा ना कि हाथ देते हैं तो पानी तो बन जाता, हाँ वो बनता है, पर जो आप जैसे कि आप ऐसा हाथ रखे और तुरंत हटाए तो वो जो था वो एयर ही था, वो गैस ही था, वो कोई लिक्विड नहीं था। वो आपको जो टच करके अगर रखते हो पानी ऊपर, जैसा कि खाना बना रहे हो ऊपर प्लेट हटाते हो तो वो पानी दिखता है, नहीं तो वैसे वो गैस ही है। तो वैसा ये बहुत ज़्यादा गर्म पानी है, ऐसा भाप का स्टीम से आयरन को पास किया जा रहा है, Fe3O4 बन जा रहे हैं, हाइड्रोजन गैस भी बनते हैं। और Fe3O4 बन रहे हैं वो जो कि सॉलिड हैं, ठोस है, और H2 है जो कि गैस है। ध्यान दीजिए समीकरण 1.10 में H2O के साथ गैस चिन्ह का उपयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। जी बिल्कुल, जो हम कह रहे हैं प्रायः मतलब ऐसा देखा जाता है हर बार कि हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि यह आवश्यक न हो। ओके, हर बार हम लोग जब समीकरण बनाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि हम लोग इसे क्या कहते हैं भौतिक अवस्था को लिखें। और साथ ही साथ और हर बार ये जरूरी नहीं है कि हम लोग रासायनिक रासायनिक समीकरण में हम लोग लिख भी सकते हैं भौतिक अवस्था को, या फिर नहीं भी ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, शामिल नहीं किया जा सकता भौतिक अवस्था को। ठीक है, ये भी हो सकता है। और सुन लीजिए, और जब समीकरण जब अथी के क्या कह सकते, जब समीकरण जब किसी के साथ अभिक्रिया हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम लोग हर बार उसे बैलेंस ही करेंगे, वो जो समीकरण को संतुलित ही करेंगे, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग आगे पढ़ने लगेंगे तो संतुलित नहीं भी करना होगा। सिर्फ ये रहेगा कि जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जस्ट बना, पर ये रिएक्शन तो अथी नहीं, क्या कह सकते हैं कि ये बैलेंस तो नहीं है। हाँ नहीं है, पर ऐसा तो कहा जा सकता है ना कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया भाई, सिंपल बात है। तो ठीक है, कभी भी अभिक्रिया की परिस्थितियाँ जैसे कि दाब 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 मीन्स प्रेशर, और ताप मीन्स टेम्परेचर प्रेशर, उत्प्रेरक ये क्या होते हैं, ओके, आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO जो गैस है उसको कहते हैं हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि C4 कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है, O4 ऑक्सीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, पर यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन नहीं कह रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कह रहे हैं, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड बनता है। और मोनो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि CO2 नहीं बन रहा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रहा, नंबर ऑफ जो परमाणु के यहाँ पे जो संख्या है ऑक्सीजन के वो सिर्फ एक है, इसीलिए केमिकल भाषा में ऐसा, केमिस्ट्री के भाषा में एक को मोनो बोलते हैं, दो को डाई बोलते हैं, या फिर बाई बोलते हैं। तो यहाँ पे C के बाद O है सिर्फ एक, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। यहाँ पे अगर 2 रहता तो कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, अगर CO3 रहता तो कार्बन ट्राइऑक्साइड बोलते हैं, C के साथ O4 रहता है तो कार्बन ट्राई4 ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, ऐसा कहते हैं, ऐसा ठीक है, वेरी सिंपल। प्लस 2H2 गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि जहरीला होता है वैसे, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस के साथ 340 ATM प्रेशर के साथ, प्रेशर ATM, ठीक है,
ठीक है। प्रेशर का जो SI यूनिट हो गया, ठीक है, जो यूनिट इकाई हो गया 340 ATM पे अगर के पास कराया जाता है तो क्या बनते हैं, CH3OH बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। गैस गैस हो तो थे पहले, पर इतने ज़्यादा प्रेशर से पास कराने पे वो तरल पदार्थ बन रहे हैं। ठीक है, ठीक है, लिक्विड बन जा रहे हैं। 6 कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि एक्वस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये तो गैस होने चाहिए था, पर ये अभी एक्वस हैं भाई साहब। देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, क्योंकि ये स्पेसिफिक हैं चीज़ें, कुछ बताई जा रहे हैं तो कोई खास बातें हैं यहाँ पे बताई जा रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे तो जो, जैसे कि आप ढकार लेते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, आप सांसें छोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, आप फाट छोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, ठीक है, ये तो गैस है ना, एक्वस थोड़ी है भाई, ये कोई घोल थोड़ी है। पर हाँ, घोल बनाया जा सकता है। जो अगर यहाँ पे ये एक्वस है तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो घोल था ये कार्बन डाइऑक्साइड के, जैसे कि और कहा जाए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या सॉलिड हो सकते हैं? जी हाँ, हो सकते हैं। क्योंकि जो हम लोग अगर मूवीज़ में हम लोग देखते हैं या फिर हम लोग पार्टी फंक्शंस में जाते हैं तो ये देखते हैं कि एक बॉक्स रहता है, वो बॉक्स वाइट वाइट ना, नीचे एक क्या कहते हैं, जैसा स्वर्ग में नीचे नीचे वाइट वाइट फॉग है, या फिर जो धुआं धुआं जाते हुए रहता है, जो कि आपको स्मेल नहीं करेगा, बस वो नीचे नीचे है, वो स्मेल में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा कि आपको मीठा लग रहा है उसका स्मेल, या फिर तीखा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, जो भी स्मेल है, स्मेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका स्मेल ठीक है, नॉर्मल है। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, पर वो जो बॉक्स है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि सॉलिड फॉर्म में है। समझ रहे हो भाई साहब? तो उसी तरह से ये एक्वस फॉर्म में है, वो पानी के साथ, जो कि लिक्विड फॉर्म में था। सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल के जब पेड़ पौधा जो ग्रीन है, वो उसके स्टेम में भी और पत्तियों में भी, ठीक है, क्लोरोफिल जहाँ जहाँ पाई जाती हैं, और सूर्य का प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और पानी भी है, तो क्या होता है कि वो ग्लूकोज बनाता है। ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन दे दिया गया है यहाँ पर। C6H12O6 एक ग्लूकोज का फॉर्मूला हुआ जो कि एक्वस हुआ। तो ठीक है, ये ग्लूकोज बन गया, वो और प्लांट ग्रोथ करेगा, ऐसा कुछ है यही। 6O2 गैस बन गया जो कि एक्वस फॉर्म में है, जो कि रिलीज कर दिया जाएगा वातावरण में। फिर वही वातावरण में जो ऑक्सीजन रिलीज कर दिया गया है एटमॉस्फेयर में रह जाएगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ओजोन लेयर का परत चढ़ा हुआ है, एटमॉस्फेयर पूरा क्रिएट कर दिया गया है, ऐसा नेचर ने ऐसा क्रिएट कर दिया गया कि एक लेयर बन गया ओजोन लेयर, ये सारा कि ठीक है, एस्केप नहीं करता ऑक्सीजन, ये सारा यहाँ से एस्केप नहीं कर रहा। जब एस्केप नहीं ऑक्सीजन कर रहा है, उसी एटमॉस्फेयर में रह रहा है, जो भी कितने भी किलोमीटर हो धरती से ऊपर, ठीक है, ऑक्सीजन ये सारे जो भी गैस हैं वो रह जा रहे हैं। और उतने किलोमीटर से अगर और एटमॉस्फेयर के ऊपर जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेंगी, हमें मिलेंगे कोई कुछ और ही, मतलब कि कुछ और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो जाएंगी। तो ठीक है, और फिर पानी भी निकलेगा जो कि लिक्विड फॉर्म में होंगे। हाँ, यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहे थे और एक्वस फॉर्म में, ठीक है, कोई बात नहीं। इसी प्रकार क्या आप पुस्तक में दिए गए समीकरण 1.2 को संतुलित कर सकते हैं? 1.2 को संतुलित कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। बाईं ओर संतुलित कर सकते हैं क्या? 6 कार्बन बाईं साइड, दाहिने तरफ कार्बन नंबर 6 ही है। ऑक्सीजन बाईं तरफ 12 है, दाहिने तरफ ऑक्सीजन 6 हैं, C6H12O6 वाले, और फिर इधर 12 ठो फिर से ऑक्सीजन, फिर से 6 ठो ऑक्सीजन, 6 6 12, 12 दूनी 24, 24 ऑक्सीजन जो हैं जो दाहिनी तरफ हैं, और बाएं तरफ कितने ऑक्सीजन हो गए हैं? 12 इधर, 6 दूनी 12 इधर, और 12 12 24 ऑक्सीजन हो गए। पानी वाला ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन काउंट करते हैं टोटल, तो 24 मैच कर रहे हैं। जी जनाब, तो ठीक है, ऑक्सीजन मैच, ये बैलेंस किया हुआ दिया गया है हमें, वैसा है। और फिर ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस करें तो 24 हाइड्रोजन है बाएं तरफ, C6H12O6 में 12 हाइड्रोजन इधर है और 12 मिसिंग है अभी, तो 12 6 दूनी 12 हाइड्रोजन वाटर से मिल गया हाइड्रोजन का संख्या। ठीक है, ये सारा बैलेंस हो गया जी जनाब।
ठीक है, यही खत्म हुआ। टिल देन बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट चैप्टर।